नमस्कार विद्यार्थियों, आपको पता है हमारा पेपर है शिक्षण एवं अधिगम। कल की क्लास में हमने शिक्षण के स्तरों के बारे में समझा था, ठीक है ना। उनके बारे में बेसिकली हमने जानकारी प्राप्त करी थी, शिक्षण के अधिगम होते क्या हैं, शिक्षण के स्तर क्या होते हैं। तो स्तरों के बारे में कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कहीं तक जितना मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैंने आपको यहाँ पर स्तरों के बारे में अच्छे से समझाया है और आपको उनके बारे में समझ आ गया होगा कि स्मृति स्तर क्या होता है, बोध स्तर क्या होता है, चिंतन स्तर क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि समझा तो मैंने आपको दिया, ठीक है ना। अब मुझे लगेगा तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा रिटन में लिखवा दूंगी। तो उसी प्रक्रिया को हम आज आगे बढ़ाते हैं तीनों स्तरों के बारे में, क्योंकि आप जान तो आपने लिया लेकिन थोड़ा सा आपको मैटर मिल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रिटन में। समझ में तो आपको आ गया कि स्मृति में क्या होता है, बोध में क्या होता है और चिंतन में क्या होता है, ठीक है ना बेटा। तो हम शुरू में डालेंगे। तो हमने कल सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जान लो, जो हमारा पहला स्तर था क्या नाम था उसका, स्मृति स्तर। क्या नाम था बेटा, स्मृति स्तर, ठीक है। अब ये हमारा जो स्तर है ये दिया किसने था, हर्बर्ट ने। किसने दिया था, किसने दिया था बेटा, हर्बर्ट ने, ठीक है। हर्बर्ट ने इसको दिया था और इन्हीं के नाम पर इसको हम हर्बर्ट का क्या लिखते हैं, इसको हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, ठीक है। हर्बर्ट का स्मृति स्तर है हमारा पहला। स्मृति स्तर को देने वाले कौन थे, कौन थे, हर्बर्ट थे। और इन्हीं के नाम पर इस स्तर का क्या नाम पड़ गया, हर्बर्ट का शिक्षण उपागम। उपागम का मतलब होता है बेटा तरीका, यानी कि आप किस तरीके से शिक्षण करवा रहे हो, कैसे कैसे तत्व ले रहे हो उसके लिए, तो उसका मतलब होता है उपागम। तो हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, तो कौन सा होगा उपागम दिया था इन्होंने, स्मृति स्तर का उपागम दिया था कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर रटंत प्रणाली को अपनाते। स्मृति में याद करना, अधिक से अधिक प्राथमिक स्तर पर बच्चे किसी भी विषय को क्या करते हैं, रटते हैं और उसको याद करते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात, ये हमको नाम पता चल गया कि इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, हर्बर्ट का शिक्षण उपागम। और ये कहाँ पर अधिक मात्रा पे कहाँ पर कार्य करता है, ये अधिक मात्रा में यह प्राथमिक स्तर पर कार्य करता है। कहाँ करता है, प्राथमिक स्तर पर कार्य करता है बेटा, ठीक है। ये हमने कल भी जान लिया था कि स्मृति जो स्तर है वो हमारा प्राथमिक स्तर पर कार्य करता है। आई बात समझ में। अब आती है बात कि ये तो हमको पता है कि प्राथमिक जो स्तर होता है, प्राइमरी सेक्शन जब तक होता है, बच्चा अधिक विचार नहीं कर सकता। जिस टीचर ने उसको जैसा पढ़ा दिया उसको वो बिल्कुल सही मानता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस चीज़ को मेरे माइंड में मुझे कैसे याद करना है, वो सिर्फ उसको रटता है। टीचर ने 4 लाइनें लिखाई हैं, किसी भी आंसर की 5 लाइन, वो हूबहूब उनको रट लेता है, एक अक्षर ना ऊपर करता है ना नीचे करता है। मीन्स उसका खुद का विचार बिल्कुल भी नहीं, वो खुद अपने विचार वो बिल्कुल भी नहीं थोप सकता वहाँ पर, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं बात आती है कि अब वो आगे की प्रक्रिया में हम समझेंगे कि जो हमारा बोध स्तर है उसमें बच्चा क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है किसी भी चीज को, वो कुछ विचार अपने डाल सकता है उसमें, कुछ जो भी आंसर टीचर ने लिखवाया है तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ पर इस शब्द की जगह ये भी शब्द आ सकता है, ठीक है बेटा। अब है बात चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर पर तो क्या है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, तो बालक क्या करेगा, उस पर उच्च स्तर की बात है पहले वैसे भी है तो, ठीक है ना। तो इस पर बच्चा क्या करेगा, अधिक मात्रा में चिंतन करेगा, ठीक है। और ये क्या है, विचारपूर्ण क्रिया है। इस पर जो चिंतन स्तर होता है उस पर अधिक मात्रा में एक बालक विचार करता है, चिंतन करता है कि इस विषय वस्तु का, इस बिंदु का क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप इनको करते चलेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको, ये हमने जान लिया। अब हम इसको यहीं से लिखेंगे, पॉइंट बनाइए आप इसका।
कल का आपने नोट कर लिया था, जितना मैंने लिखवाया था सारा नोट हो गया होगा। उसके बाद आप पहला पॉइंट बनाइए, हर वर्ट का शिक्षण उपागम, शिक्षण उपागम, ठीक है। लिखो इसमें, यह शिक्षण की विचारहीन व प्राथमिक अवस्था है, ठीक है। यह शिक्षण की विचारहीन व प्राथमिक अवस्था है। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों का स्मरण करता है, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करता है। और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करता है। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति स्तर के शिक्षण हेतु शिक्षण हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है, ठीक है। हर्बर्ट ने कौन सा शिक्षण उपागम दिया है? स्मृति स्तर का शिक्षण उपागम। इसको जो हमारे स्मृति स्तर है, इसको स्मृति स्तर के नाम से तो बोलते हैं भाई। शिक्षण के स्तर के नाम से तो हम जानते हैं इसको। स्मृति स्तर मतलब शिक्षण का स्तर पहला स्तर कौन सा? स्मृति स्तर। वो देने वाले कौन है? हर्बर्ट हैं। हर्बर्ट के नाम से इसको किस रूप से जाना जाता है? हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ो, समझो बेटा। यह शिक्षण की विचारहीन व प्राथमिक अवस्था है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो प्राथमिक स्तर का जो स्मृति स्तर है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है? विचारहीन होता है। छोटे बच्चे किसी भी विषय वस्तु पर कोई विचार नहीं दे सकते, वो उसके बारे में कोई अपने विचार नहीं थोप सकते, कोई विचार पूर्ण क्रिया नहीं कर सकते, विचारहीन होते। जैसा टीचर ने पढ़ा दिया, उनका तो बस एक ही मकसद होता है कि जो हमारे अध्यापक ने पढ़ा है उसको हमको याद करना है, उसको हमको हुबहू रटना है, ठीक है। तो प्राथमिक अवस्था है। और कैसी अवस्था है ये? प्राथमिक अवस्था है। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों का क्या करता है? स्मरण करता है। बालक ने कोई चीज रट ली, याद कर ली। अब मान लीजिए बच्चे, कल एक दिन पहले टीचर ने कहा ये 5 क्वेश्चन हैं, आपको याद करके लाने हैं, ठीक है। अब बच्चे उसको जाके याद करने में लगे, रटन करने में लगे, कल हमसे टीचर इसको पूछेंगे, ठीक है ना। इस अवस्था में भय भी होता है, ठीक है ना। तो उनको क्या करते हैं? वो रट लेते हैं। रट लिया। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों का, अब टीचर ने आने के बाद
कल टीचर ने समझाया था और उसके बाद उनको होमवर्क में दे दिया और ये भी कहा कि कल हम आपको इन क्वेश्चनों को आपसे सुनेंगे, आपको इनको याद करके लाना है। तो बालक अपने पूर्व अनुभवों का करता है, स्मरण करता है। जैसे ही टीचर ने याद करके आ गया बच्चा, ठीक है, अब ये थोड़ी उसको जैसे ही टीचर पूछेगा वैसे उसको एज इट इज जो उसने पूर्व में पढ़ा है, पूर्व में जो सामग्री याद की है वो उसको याद आने लग जाती है। तो बालक अपने पूर्व अनुभवों का करता है, स्मरण करता है। जैसे उसने घर पे कैसे याद करा था तुरंत तो उनको याद करने सुनाने लगता है। तो अपने पूर्व अनुभवों का करता है, स्मरण करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करता है। ठीक है, टीचर सुनने लगा, आपने खुद जनरली देखा होगा, आप अपने पे जोड़ के देखिए, कहीं दूरी मत जाइए। आप मान लीजिए 7th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, आपको कोई होमवर्क दिया, कल आपको 5 क्वेश्चन है लर्न करके लाने हैं, याद करके लाने हैं, आप याद करके ले गए। जैसे ही टीचर क्लास में आया उन्होंने कहा कि जो मैंने कल आपको वर्क दिया था लर्न करने के लिए आज मुझे उसे सुनना है, तो तुरंत आपकी इंद्रियां काम करने लग जाती है कि हमसे जरूर आज सुना जाएगा। तो सारे बच्चे वही ध्यान जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन याद करे हैं उनको अपने स्मरण में लाते हैं। ठीक है ना, कि हमको आप टीचर हमारे सर कभी भी पूछ सकते हैं या हमारे गुरुजी कभी भी पूछ सकते हैं, तो हमें इसको सुनाना पड़ेगा। तो अपने माइंड में ले आए। जैसे ही उन्होंने टीचर ने आंसर पूछा उन्होंने क्या कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, जो उनको याद था उनको सुना दिया। तो वो क्या कहलाता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग भी करता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा उसने जो भी याद करा उसको अध्यापक को उन्होंने सुना दिया। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति स्तर के शिक्षण हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है। अब किन उद्देश्यों का निर्धारण किया है उनको हम आगे लिखेंगे, पहले उससे पहले हम इसको साफ करेंगे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है उनका, वो है, पहला उद्देश्य है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, स्मृति स्तर में क्या महत्वपूर्ण वो बताए हैं उन्होंने उद्देश्य, तो ये बताएं तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। जो भी अध्यापक विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उसमें जो मूल तथ्य हैं उन तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, किसको, बालक को। ठीक है, ये पहला उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया है कि सबसे पहले एक टीचर को बालक के लिए जो विषय वस्तु वो पढ़ाने जा रहा है उसके जो मूल तथ्य हैं, जो उस विषय में मूल रूप से बताया गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके मूल तथ्यों का ज्ञान उसको प्रदान करना है, मूल बातों का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो उनका उद्देश्य था वो था सीखे हुए तथ्यों को याद करना। दूसरा उद्देश्य क्या था उनका, सीखे हुए तथ्यों को याद करना, यानी कि जिन भी तथ्यों का ज्ञान टीचर ने उनको दे दिया, ठीक है, सीखे हुए तथ्यों को याद करना। जो भी विषय वस्तु उन्होंने पढ़ा दी, जो मूल तथ्यों के बारे में उनको अवगत करवा दिया। अब क्या है, बालक का दायित्व है कि सीखे हुए तथ्यों को क्या करे, वो याद करे। ठीक है, नेक्स्ट जो उन्होंने उद्देश्य बताया था वो बताया था सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना। सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्यास्मरण करके पुनः प्रस्तुत करना। अब इसको समझो, इसको हम यहां तक भी कर सकते थे, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना। ठीक है ना, यदि पहले हमने कोई ज्ञान सीख लिया है,
पहले कोई भी विषय वस्तु का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, ठीक है ना। आपको टीचर ने कोई क्वेश्चन याद करने को दिए, ठीक है, आपने याद भी कर लिए, आपसे 2-3 दिन बाद फिर उन क्वेश्चनों को सुना जाता है या फिर नेक्स्ट डे सुना जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपसे उन्हीं जो क्वेश्चन आपको लर्न करने को दिए थे उनको टीचर आपसे कभी भी सुन सकता है। तो कभी भी सुनने मतलब प्रत्यय स्मरण करना, यानी कि आपने जो चीज पहले याद कर ली है माइंड में, आप उसको समय दे चुके हो पहले, लेकिन जैसे ही किसी ने आपसे सुनने के लिए कहा तो आप उसको उस चीज को करते हो, रिकेल करते हो, प्रत्यय स्मरण करते हो, पुनः उसको माइंड में लेकर आते हो। हमेशा हर चीज माइंड में नहीं रहती है। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, मैं आपको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान में आपने फर्स्ट ईयर में वो साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें हमारे जो कौन है, सिगमंड फ्राइड, जो वियना के रहने वाले थे, उन्होंने मन के 3 भाग बताए थे, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे, यानी कि जो हमारे चेतन अवस्था होती है, हम उसके 3 स्तर बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। तो कहने का तात्पर्य है बेटा, जब हम किसी चीज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कौन से मतलब चेतन अवस्था में करते हैं, ठीक है। उसी चीज को हमने जैसे ही उसको याद कर लिया और हमने कुछ समय के लिए वहां से हम फ्री हो गए, तो वो चीज कहाँ चली जाती है, अवचेतन में समाहित हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमसे कोई उस चीज को पूछता है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है या उन्हीं क्वेश्चनों को हमसे पूछता है, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रत्यय स्मरण करते हैं, पुनः उनको याद करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ये इस विषय के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हमसे भी सुना जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रक्रिया प्रत्यय स्मरण कहलाती है। पुनः उसी चीज को याद करना, या कोई आपने पहले याद कर चुके हो, याद की हुई चीज को पुनः मस्तिष्क में लाना प्रत्यय स्मरण कहलाता है। आपने कोई चीज पहले याद ही नहीं करी, पहले उसके बारे में जाना ही नहीं, कुछ आप कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं उसके बारे में, और आपसे तुरंत अचानक किसी ने कुछ पूछ लिया, तो वो प्रत्यय स्मरण नहीं कहलाएगा। उसके बारे में तो आप जानते ही नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो जिस चीज को आपने पहले याद कर लिया और जब दोबारा उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो वो कहलाता है, आप दोबारा उसको माइंड में लेकर आते हो, वो कहलाता है प्रत्यय स्मरण करके पुनः प्रस्तुत करना। आपसे किसी ने पहले सुन लिया उसके बारे में, फिर दोबारा आपसे सुना जा रहा है, तो आप उसको पुनः प्रत्यय स्मरण करोगे और उस सामने वाले के सामने प्रस्तुत करोगे, ठीक है बेटा। जहां तक मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये मेन उद्देश्य बताए थे इन्होंने। ये तीनों ही बातें किससे रिलेटेड है बेटा, स्मरण से हैं। किससे हैं, स्मृति से हैं, इसलिए ये स्मृति स्तर के उद्देश्य हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और आती है, उसको समझ लीजिए कि जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है, स्मृति स्तर का जो शिक्षण है, उसमें जो अध्यापक होता है वो अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि बालक तो विचारहीन है, कोई विचार अपने नहीं थोपता है। टीचर ने जैसा लिखवा दिया अपनी कॉपी में नोट करेगा और उसको याद करके ले आएगा। तो अधिक रूप से जो सक्रिय रहता है स्मृति स्तर पर, वो कौन रहता है, एक अध्यापक रहता है, एक टीचर रहता है। तो ये आपको जानने वाली चीज है। फिर भी कहने का तात्पर्य कि अभी मैंने आपको, तो इसमें अधिक सक्रिय कौन रहता है, टीचर रहता है। इसको लिख ही लेते हैं चलो, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता, मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप इसको बार बार वीडियो को नहीं देखोगे तो कॉपी में नोट डाउन हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिर तो लिखिए आप, स्मृति स्तर के शिक्षण में, स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक अधिक सक्रिय, शिक्षक अधिक सक्रिय तथा प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख होता है। जबकि छात्र निष्क्रिय
छात्र निष्क्रिय तथा अनुसरणकर्ता होता है। निष्क्रिय तथा अनुसरण करता होता है। इसको नोट करिए, ठीक है। आगे फिर हम अगला शिक्षण उपागम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा शिक्षण उपागम होगा वो होगा मॉरिसन का शिक्षण उपागम। क्या होगा बेटा? मॉरिसन का, लिखो सेकंड, मॉरिसन का शिक्षण उपागम। ठीक है। लिखो इसमें कौन सा स्तर है ये? बोध स्तर। बोध स्तर स्मृति स्तर व चिंतन स्तर के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी है। इसे स्मृति स्तर के विचारहीन एवं चिंतन स्तर के विचार युक्त शिक्षण के मध्य का शिक्षण स्तर कहा जाता है। मध्य का शिक्षण स्तर कहा जाता है। कितनी बार मैंने आपको स्तरों को बहुत स्पष्टीकरण देकर समझाया है, वही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। मेरे हिसाब से मैं सिर्फ आपको नोट डाउन करवाने के लिए यहाँ पे ये लिखवाया है। मैं इसको बार बार समझा चुकी हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप रीडिंग करोगे सारा आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम इतना सीमित होता है, ठीक है बेटा। आगे हम इसके द्वारा छात्रों में नियमों को समझने, उनका उपयोग करने में,
उनका उपयोग नियमों को समझने, उनका उपयोग करने विषय के उपयोग करने लिखो बेटा यहाँ पे, उपयोग करने विषय के गूढ़ रहस्यों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में किया जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको। एक लाइन है, उसको हम इसको क्लियर करके लिखवाएंगे, अंतिम लाइन इसमें। ठीक है, तो यहां से आगे लिखिए आप, बोध स्तर के शिक्षण का उद्देश्य, बोध स्तर के शिक्षण का उद्देश्य रटने की अपेक्षा समझने पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। नोट करें इसे। अगला जो हमारा शिक्षण उपागम होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक लाइन और लिखिए बेटा। तो वो क्या है, हमने पहले क्या लिखवाया था, मैं उसको आपको वर्बली बता रही थी, लेकिन बाद में उसमें भी मैंने नोट करवाया था। तो यानी कि उसमें जो हमारा स्मृति स्तर का जो शिक्षण है उसमें कौन सक्रिय रहता है, अध्यापक रहता है। ठीक है, अब जो हमारा मॉरिशन का शिक्षण उपागम है, यानी कि जो हमारा बौद्ध स्तर है उसमें कौन रहता है, शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यानी कि कैसे रहते हैं, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच एक मूल अंतःक्रिया चलती है। यानी अध्यापक ने कोई भी विषय के बारे में बताया, आंकड़ों के बारे में समझाया, अगर विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रही है कोई चीज तो उसको दूसरी बार अंडरस्टैंड करता है, अध्यापक से पूछता है कि गुरुजी ये यहाँ पे कैसे आया, ये क्या कहना चाह रहा है, तो मिस उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। कौन, विद्यार्थी। जब विद्यार्थी किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करेगा, समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो वो अध्यापक से अंतःक्रिया यानी वार्तालाप भी नहीं करेगा, अपने विचार भी नहीं रखेगा। ठीक है ना। तो हमारी जो प्राथमिक अवस्था है तो वो कैसी थी, विचारहीन थी। इसमें कहीं ना कहीं कुछ विचार शामिल होते हैं, बच्चा समझने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो ये वाला स्तर है बौद्ध स्तर, वो तो पूरी तरह से विचार युक्त है। जो हमारे चिंतन वाली अगली जो नेक्स्ट अवस्था आएगी, जो नेक्स्ट स्तर आएगा, वो तो पूरी तरह से चिंतन युक्त है। उसमें बिना विचार के हमारा जो शिक्षा वो संभव नहीं है। तो इसमें क्या है, कहीं न कहीं कुछ विचार होते हैं, बालकों के कुछ विचार होते हैं, अध्यापक के। तो अध्यापक भी अपने विचार रखता है यहाँ पर, और विद्यार्थी भी अपने विचार रख सकता है, अपनी समस्याओं को